पिछले क्लास में हम लोग RI स्टार्ट किए हैं ना, तो RI में आपको बताया गया है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, 9th क्लास में या 11th क्लास में आपको फिजिकल क्वांटिटीज बताया गया था। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है। जिसके पास डायरेक्शन नहीं है उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? स्केलर। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो क्या फिजिक्स में स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी ही है? मतलब फिजिक्स में कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं क्या जो कि कंप्लीटली न स्केलर हैं और न ही कंप्लीटली वेक्टर हैं? ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। तो जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी है। तो ये टेंसर क्वांटिटी है बताया गया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पिछले क्लास में क्या स्टार्ट किया था मैंने? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हेडिंग देना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैंने आपको डेफिनेशन बताया था। एक क्लास अगर मिस हुआ ना तो सेकंड क्लास आपको समझ में नहीं आएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन बोलो। एक और डेफिनेशन बताया था, बोलो। एक्सप्रेशन में पहला बताया था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू C/V, और दूसरा बताया था लेम्डा नॉट बाई लेम्डा। यही बताया था ना बाबू? अरे बोलो। इससे ये कैसे आया ये भी बताया था। C को कितना लिखेंगे? न्यू इंटू लेम्डा नॉट, और V को कितना लिखेंगे? है ना, न्यू इंटू लेम्डा। न्यू न्यू कैंसिल हो गया, लेम्डा नॉट बाई लेम्डा आ गया। चलिए, एक्सप्रेशन में ये आपका मेन एक्सप्रेशन हुआ। अब इससे रिलेटेड कुछ और एक्सप्रेशन वाला पॉइंट बता रहा हूं आपके नीट और जेईई एग्जाम के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, ठीक से देखिएगा। एक्चुअल में मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डील करना है म्यू, तो म्यू का फॉर्मूला मुझे बताना चाहिए, तो बताएंगे। उसके पहले 1-2 पॉइंट मुझे और बताना पड़ेगा, तो समझ में नहीं आएगा। ये C क्या है? ठीक से बोलो, हमको सुनाई नहीं दे रहा है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। C की वैल्यू पता है जी आपको? लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है तो पता होना चाहिए। ये तो 12 का सिलेबस नहीं है, ये तो 10th के बच्चे को पता होना चाहिए। हाँ बोलिए बोलिए, जो आता है वो बोलिए। 6.8 इंटू
10 रेज टू द पावर, टेंथ आपने नहीं किया है क्या? नहीं, ये तो वो बात हो गई कि जो स्टूडेंट बोले कि सॉरी सर है ना, आई फॉरगेट माई नेम। मैंने पूछा कि व्हाट इज योर नेम, तो द आंसर स्टूडेंट रिप्लाई सॉरी सर आई फॉरगेट माई नेम। नहीं, ये 12 की बात तो बाद में होगी ना, ये तो 10th में पढ़ना था। 10th क्या 7th क्लास के बच्चा से पूछता हूँ तो बता देता है जो पढ़ने में ठीक है। कितनी होती है जी वैल्यू? रुको, तुम बोलो लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में और एयर में? तुम बोलो, तुम बोलो। हम कैसे बोलना सिखाए हैं, फिर क्यों गलत बोल रहे हो? 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। थ्री इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा चलिए, मैंने ये बता दिया। सेंटीमीटर पर सेकंड में आप बताइए। यस यू, इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में बताइए। रीजन समझ में आ गया? यहाँ पर स्टूडेंट्स का नंबर मेरे पास कम होने की वजह, और बगल में देखो वहाँ पर 80 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। पता नहीं बिलियन तिलियन क्या बोल रहा है टीचर। रीजन ये है कि इस मार्केट में खास करके आरा में 99% स्टूडेंट पढ़ने वाले नहीं हैं, तो उनको वैसा ही टीचर चाहिए जो कि पढ़ाता नहीं हो। 1% स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं तो 1% स्टूडेंट आएंगे जिनको पढ़ना हो। अब इस बच्ची को मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने नहीं आ रहा है, तो हम कैसे पढ़ा पाएंगे? कितना हुआ जी? अरे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये किस क्लास में पढ़ना है? किलोमीटर पर सेकंड में बताइए। 11 किलोमीटर में, मतलब किलोमीटर और छोटा हो गया। मीटर को किलोमीटर में बदलो, फिर 11 क्यों बोल रहे हो? देखिए ये सब काम मत करवाइए हमसे। ये 6 क्लास और 7th क्लास वाला काम मत करवाइए हमसे। ये काम करना होगा तो कहीं और जाके कीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये कहाँ से आया? हम बोल रहे हैं कि 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड क्यों नहीं है? आपको तो याद करवा दिया गया है कि C का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। आपको तो पढ़ा चुके हैं हम।
आज हम आपको यही बता रहे हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कहाँ से आया। ठीक है, ये जब बता लेंगे तो फिर हम आपको म्यू के बारे में भी बताएंगे, है ना। म्यू का एक फॉर्मूला और बताएंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि म्यू की वैल्यू एयर के लिए अप्रोक्स 1 होती है, म्यू की वैल्यू वाटर के लिए 4/3 होती है, म्यू की वैल्यू ग्लास के लिए 3/2 1.5 होती है, म्यू की वैल्यू डायमंड के लिए 2.4 होती है। तो क्वेश्चन कोई पूछा कि डायमंड के लिए म्यू की वैल्यू 2.4 कहाँ से आ गया, एयर के लिए म्यू की वैल्यू अप्रोक्स 1 होती है, कहाँ से आ गया, कहाँ से टपक गया। देखिए यहां पर ये होता है 1/√, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। C इक्वल्स टू होता है 1/√, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। ये क्वेश्चंस IIT में आया हुआ है कि 1/√, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। C के इक्वल होगा, और C क्या है, स्पीड है। तो स्पीड का तो डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए ना, DF। अरे जो MLT के टर्म में राइट करते हैं, आपको पता है जी डायमेंशनल फार्मूला कैसे राइट करते हैं। ये तो 11th में पहला चैप्टर में पढ़ना था, यूनिट एंड मेजरमेंट में। फिर 12 कैसे पढ़िएगा, 11th बिल्कुल आप बोल दीजिएगा। आप सुनिए, ऐसे पल्ला झाड़ने से नहीं होगा ना, उससे मेरा क्या लॉस होगा। 12 हो चुका है तो आपको और बताना चाहिए, तब तो और अच्छी बात है। तो बिना 11th किए हुए 12 आपका हो गया। नहीं, तो फिर 12 आपका हो गया बिना 11th का। डिग्री तो मिल गई होगी आपको। डिग्री तो एक रिक्शा पुलर को हम दिलवा देंगे, उसमें क्या है। तो डिग्री लेने से क्या हो जाएगा। नहीं, मेहनत क्या है आपको तो दिख रहा है मुझे। ना तो फिर फिजिक्स, तो मैं फिर फिजिक्स में आपको मार्क्स आए होंगे ना, क्वालिफाई तो की होगी। तो फिर कैसे क्वालिफाई कर गई। नहीं, आपने मेहनत किया है, अच्छी बात है। तो केमिस्ट्री के बारे में मुझे नहीं पता है, जानना भी नहीं है मुझे। हमको क्या मतलब है केमिस्ट्री के और मैथ और बायो से। तो फिजिक्स तो मैं आपका देख रहा हूं। तो फिजिक्स में तो आपने क्वालिफाई किया होगा, तभी तो आपको डिग्री मिली। मैं बोल तो रहा हूं कि अगर एक रिक्शा पुलर को लिखने केवल आता हो तो उसको भी डिग्री मिल जाएगी। डिग्री से क्या होगा, कुछ नहीं होगा डिग्री से। चलिए, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर पूछा जाए तो कितना होगा, स्पीड का कितना होता है। हाँ बोलो, हाँ बोलो, C का कितना होगा डायमेंशनल इक्वेशन। m0 हाँ माइनस, तुम बोलो जी, तुम बोलो DF। ना बोलो, ठीक है, नहीं है, बोलो। m0 डायमेंशनल फार्मूला नहीं पढ़ाया गया है आपको। आपने बताया तो सही, लेकिन आपको है ना रीड करने नहीं आ रहा है। मैंने 10⁻⁴ बताया तो मैं DF के लिए थोड़े बोला था। मैं DF के लिए नहीं बोला था ना, मैंने किसी का डायमेंशनल फार्मूला को ऐसे बोला हूं। तो आपको लगा कि वही रूल यहां भी लगेगा, नहीं लगेगा ना। इट मीन्स यू डोंट नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायमेंशन। m0 LT-1 ये रेड किया जाएगा।
1 नहीं बोलते हैं और इसमें रेज टू दी पावर नहीं बोला जाता है। ये किसी को मिला है एप्सिलॉन नॉट? मिला है किसी को? एप्सिलॉन नॉट क्या है? और म्यू नॉट किसी को मिला है क्या है? बोलिए एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट बोलिए। हाँ, इलेक्ट्रिकल नहीं भी बोल सकते हो, है ना। परमिटिविटी है कि परमिएबिलिटी है? परमिएबिलिटी है। ये क्या है एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी है कि परमिएबिलिटी है? परमिटिविटी कहाँ का है? मीडियम का है? कहाँ का है? वैक्यूम का है। दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलेगा। जैसे ही कूलम्स लॉ स्टार्ट होगा ना, तो कूलम्स लॉ में आपको मिलेगा। तो 12 में कूलम्स लॉ तो आपको मिला होगा, है? तो उसमें ये मिला था। चलिए इधर बताइएगा। देखिए बाबू, टीचर आता है, और जगह भी पढ़े होंगे ना, अपना आया बोर्ड पर, अपना मशीन जैसा स्टार्ट हो गया लिखना। देखिए हम आपको, है ना, सब मुझे पता है, मैं वो काम मुझे भी करने आता है, लेकिन उसमें आपका फ्यूचर नहीं है। अभी तक तो आप ये काम कर रहे थे, क्या कर लिए? मैं भी आता यहाँ पे और बोलता कि चलो लिखो, बोर्ड पे लिखना शुरू करता, आप उसको कॉपी करते जाते। कोई स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन नहीं। मैं अपना काम करके सिलेबस कंप्लीट कर देता। पता चला कि मैं तो सिलेबस कंप्लीट कर दिया, लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर के बीच में प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा, आप नहीं बताइएगा, फिर मैं बताऊंगा। मैं उसके लिए तो डांट नहीं रहा हूं आपको। तब आपको अपना लेवल समझ में आएगा, तब ना पढ़िएगा। और इसको स्टूडेंट सोचे कि मेरा प्रेस्टीज डाउन हो रहा है, तब तो जिंदगी में कभी नहीं पढ़ पाएगा। मैं तो गाली सुन करके पढ़ाई किया हूं। आज नहीं पढ़ा रहता तो ये नॉलेज नहीं आता मेरे पास, और ये नॉलेज मैं आपको दे नहीं पाता। देख रहे हैं ना? अरे टीचर के पास नॉलेज होगा तभी तो वो इंटरेक्शन करेगा, तभी तो वो यहाँ पर, है ना, अपना लेक्चर देगा। लेक्चर देने के लिए नॉलेज चाहिए ना। टू पॉइंट चार्जेज है। अब देखिए, ऐसा है कि फिजिक्स में इतना लिंक है कि मुझे पढ़ाना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं आपको एक फार्मूला और बताना चाह रहा हूं म्यू का। जैसे 2 फार्मूले बताया ना, एक फार्मूला मैं आपको और बताना चाह रहा हूं, जो कि नीट मेडिकल के एग्जाम में आ चुका है। आप क्वेश्चन बैंक रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा बुक आपको रखना है। तो क्वेश्चंस को करवाने के लिए, मुझे बताने के लिए, देखिए क्या क्या भी मुझे बताना पड़ रहा है। 2 पॉइंट चार्जेज प्लस Q1 एंड माइनस Q2 आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस R। ओके, तो दोनों ये कैसा चार्ज है? अनलाइक चार्जेज है। इस दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होगा वो क्या होगा? अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? क्या होगा जी? दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा? अट्रैक्टिव होगा।
तो 10th क्लास के बच्चे को पता है 2 अनलाइक चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है, लाइक चार्जेज के बीच में रिपल्सन होता है। F12 समझ में आया क्या लिखे? ये किस पे फोर्स लगा? 1 पे। कौन लगाया? 2 लगाया, ये लिखे है ना। तो 1 वाला भी 2 पे फोर्स अप्लाई करेगा, क्या इसको लिखें? F21, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q2 अप्लाइड बाय चार्ज Q1। अब ये F12 और F21 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है कि डिफरेंट होता है? ये इस पे जितना फोर्स अप्लाई किया, क्या उतना ही ये वाला इस पे फोर्स अप्लाई करेगा? इक्वल फोर्स अप्लाई होता है? अरे भाई होगा ना, एक्शन रिएक्शन है, ये इक्वल हुआ। इसको हम बोल दे रहे हैं एक लाइन में F, ठीक। तो आपको आपका क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है। ये जो F है, कोलंबियन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, उसकी मैग्नीट्यूड बताइए, तब आपको ये पॉइंट आ जाएगा समझ में। क्वेश्चन समझ में आया? कूलम्ब्स लॉ में जो कोलंबियन फोर्स होता है, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं, जो कि है ना फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? कूलम्ब्स लॉ में पढ़ना है, जो 12 में थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो उनको पता होगा। हाँ बोलिए। हाँ जो भी हो, आप उसको फार्मूला बोलिए, एक्सप्रेशन बोलिए, जो बोलना है बोलिए। इसको बोलिए कितना होता है? हाँ, ई नॉट क्या है? ई नॉट क्या है भाई? ये वाला है क्या? ये ई है, ये ई है जी। ये ई तो नहीं है, इसको ये ई बोल रही है। हाँ क्या बताया बाबू आपने? Q1, यहाँ देखना माइनस में है। प्लस में लिखें कि माइनस में लिखें? माइनस Q2, माइनस नहीं लिखें। आगे बाई बोलिए एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब आर पर डिपेंड नहीं करता है। आप बोल रही हो कि मैंने तो मेहनत करके डिग्री लिया है, आपको बुरा लग गया। कैसे मेहनत करके आपने डिग्री लिया है? नहीं 11th नहीं है, 12 है ना। तो फिर कैसे आपको डिग्री मिल गई? नहीं आप क्लास नहीं की हो तो घर में तो पढ़ाई हुई होगी ना, किसी भी तरह से, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, सेल्फ स्टडी हो, उससे मतलब नहीं है। 12 के एग्ज़ाम देने के लिए आपको तो पढ़ाई करनी होगी। बोलो जी। हाँ नहीं वो तो बाद में आएगा, पहले तो उसको छोटे टर्म में लिखेंगे ना कि Q1 क्या मॉडुलस वैल्यू कैसे ही? मॉडुलस वैल्यू ऑफ Q1 मॉडुलस वैल्यू ऑफ Q2 बाई आर स्क्वायर। वे आर ये स्मॉल के है कि कैपिटल के है? स्मॉल के है। स्मॉल के बताइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अगर ये वैक्यूम और एयर में फाइंड करना होगा तब किसके लिए है ये? वैक्यूम और एयर के लिए है। अगर मीडियम में फाइंड करना होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा, ये किसी मीडियम के लिए। तो कूलम्ब्स लॉ है। तो कूलम्ब्स लॉ जिसको पता होगा उसको एप्सिलॉन नॉट पता है ना, वही तो है एप्सिलॉन नॉट। आप बताइएगा इसको नॉट क्यों बोल रहे हैं? नहीं, हम इसको क्या बोले? एप्सिलॉन नॉट। ये तो हुआ एप्सिलॉन, ये तो 0 लिखा हुआ है, इसको एप्सिलॉन 0 बोलना चाहिए था ना। हम इसको एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हैं। क्या इसको बोलना चाहिए था? एप्सिलॉन 0। हम बोल रहे हैं इसको एप्सिलॉन नॉट। ये क्या चक्कर है जी? अरे इंग्लिश में 0 को नॉट बोलते हैं भाई। ये फ़ोन नंबर है किसी का, तुम बताओ ये फ़ोन नंबर किसका है? अगर ये पूछ देंगे तो बताना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको इंटरव्यू में मुझे सेलेक्ट करना है तो आपके मामा का नाम पूछेंगे। अगर मुझे आपको सेलेक्ट नहीं करना है तो मैं पूछूंगा कि बताओ बाबू मेरे मामा का क्या नाम है। तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं चाह जाऊं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो तो एकदम नहीं होगा। मैं पूछूंगा, अगर मुझे आपको सेलेक्ट करना है तो मैं पूछूंगा कि अपने मामा का नाम बताइए, और सिलेक्शन नहीं करना है तो मैं पूछूंगा कि मेरे मामा का नाम बताओ। ये किसका फ़ोन नंबर है ये तो पता नहीं। ये फ़ोन नंबर देखो तो सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है? हैं? गलत है। क्यों गलत है? हैं? कितने डिजिट का होना चाहिए? 10 डिजिट का। मैंने जानबूझ करके गलत लिखा हुआ है। हम इसको रेड कर रहे हैं 98 नॉट नॉट 25 7 नॉट 9 नॉट। एग्जैक्टली यही होता है। दिल्ली वगैरह में डिफेंस में जो ऑफिसर वगैरह है, कभी उससे आप बात कीजिएगा तो 0 को लोग नॉट बोलता है। दिल्ली में तो बहुत चलता है ये। तो ये तो इंग्लिश लैंग्वेज हो गया ना, फिजिक्स थोड़ा ही हुआ। 0 को नॉट बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो 0 भी बोलो, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली लोग नॉट बोलता है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, मुझे यही बताना है ना कि सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कैसे होता है। मैं इसका प्रूफ दे रहा हूँ अभी आपको, इसको प्रूव कर दे रहा हूँ। किसी से बोलिएगा, बहुत उसके पास नॉलेज होगा तो ये बता देगा कि C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसको बोलिएगा कि इसका प्रूफ दो, निकाल कर दिखाओ कैसे हुआ, तो नहीं बता पाएगा। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू SI में 9 × 10⁻⁹ होती है। पढ़े हैं? यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालो जल्दी से। कितना हो गया है? एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड हो गया। 1/36 पाई × 10⁻⁹ यही हुआ ना? देख लो, यही होगा, कर लो कैलकुलेशन। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 1/36 पाई × 10⁻⁹ अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो किया कराया है, मुझे याद है, आपको भी सर पढ़ाएंगे तो याद करवा देंगे। ये होता है 8.85 × 10⁻⁻12 SI में।
एसआई यूनिट में, यूनिट का नाम नहीं बता रहे हैं, एसआई यूनिट में। चलिए, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको समझ में आ गई, बाद में लिखिएगा, रुक जाइए। तो ये मिल गया। अब म्यू नॉट मिल जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लेकर देखें तो पता चल जाएगा सी कितना होगा। अब देखिए, आपको म्यू नॉट बताता हूँ। म्यू नॉट आपको मिलेगा मैग्नेटिज्म में, आपको मिल चुका है, ठीक है। यहाँ देखिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना होता है बुतरू बता? 10 टू द पावर +7 की -7। रिवीजन नहीं किए हो हैं? 10 टू द पावर 10 टू द पावर -7। ऐसे भूलिएगा तो काम बिगड़ जाएगा ना। जो पढ़े हैं वो तो बताना पड़ेगा। 9 × 10 टू द पावर +9 था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में -7 होता है। तो म्यू नॉट कितना हो गया? 4 पाई × 10 टू द पावर -7। अरे बोल, यही हुआ ना। तो इसको 4 पाई × 10 टू द पावर -7 है ना, इसी फॉर्म में याद रखो। चाहो तो पाई का वैल्यू भी पुट कर सकते हो। अब म्यू नॉट हुआ क्या? म्यू नॉट को बोलते हैं, इसको एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। किसका? नॉट लिखा है तो वैक्यूम का या एयर का। म्यू नॉट हुआ परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आई बाबू? 4 पाई, पाई का वैल्यू 3.1 पर पुट कर लीजिएगा आप लोग, इंटू 10 टू द पावर -7। किस में? एसआई में, एसआई यूनिट में। अब देखिए, अब आपकी सी की वैल्यू मैं बता रहा हूं, निकालिए। तो सी हुआ 1/√। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डाल दूं, ये वाला डालें चाहे ये वाला डालें, ये वाला डालते हैं ज़्यादा इजी होगा, पाई पाई कट रहा है। अरे ये भी डाल सकते हैं, भी डाल सकते हैं, मैंने बता दिया, इसको याद रखिएगा। कितना हुआ? 1/36 पाई इंटू 10⁻⁹ इंटू म्यू नॉट कितना है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। अरे देख, अब देख, ये पाई इस पाई को मार दिया, 4 9 जा 36, ये √9 है, ऊपर गया √9, कितना हुआ? 3। अरे 3 हुआ कि नहीं? अब इधर देखो, ये 10 टू द पावर -7 है, इसको भी ऊपर शिफ्ट करते हैं। तो 10 टू द पावर -9 10 टू द पावर -7 कितना हुआ? 10 टू द पावर -16। अरे बोलो, 10 टू द पावर -16 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 10 टू द पावर -8। और 10 टू द पावर -8 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, कितना हुआ? 10 टू द पावर 8। और ये वाला कितना आया था? 3। तो सी कितना आ गया? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बोलो, प्रूफ कर दिए? तो प्रूफ करने में हमको इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो म्यू पढ़ाना है ना। म्यू पढ़ाने के ड्यूरेशन में इसी से निकालेंगे, इसी फॉर्मूला से निकालेंगे अभी म्यू की वैल्यू। तो सी पता होना चाहिए ना इस टर्म में। अब हम आपको भी बताएंगे इस फॉर्म में, और तब दोनों को डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि म्यू क्या आ रहा है। ओके, तो ये 2 का ए था, इसको नोट कीजिए, फिर बी बताएंगे, फिर सी में आएगा इसका फॉर्मूला। नोट कर लीजिए अब। जल्दी नोट कीजिए, इसको मत नोट कीजिएगा।
जल्दी नोट करो। इसका बी देखिए पॉइंट, देखिए सी बता दिया लाइट की स्पीड वैक्यूम में, तो वैक्यूम में है तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट आया। ये क्या है, लाइट की स्पीड मीडियम में, तो मीडियम वाला आएगा एप्सिलॉन एंड म्यू। एक वैक्यूम के लिए होता है और एक मीडियम के लिए होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं बी में भी लाइट की स्पीड किसी मीडियम में, जैसे ग्लास में, जैसे एयर में, जैसे वाटर में, तो ये कितनी होगी 1/√, एप्सिलॉन इंटू म्यू। देखिए वो सही आ रहा है, इसमें एप्सिलॉन नॉट था, इसमें क्या आया एप्सिलॉन, इसमें म्यू नॉट था, इसमें क्या आया म्यू। देखो वो म्यू नहीं है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला म्यू नहीं है, बात समझ में आ रही है। वे आर एप्सिलॉन क्या हुआ, ये क्या था एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो एप्सिलॉन है तो परमिटिविटी ही होगा, लेकिन नॉट नहीं लगा हुआ है तो मीडियम का होगा, क्योंकि मीडियम ही बता रहे हैं ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और म्यू हो गया, ये म्यू ये वाला नहीं है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। अब अगला क्वेश्चन ये होगा कि इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है और म्यू की वैल्यू कितनी होती है। तो बाबू मेरे हम आपको बताएं, एप्सिलॉन इक्वल्स टू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट तो मिल चुका है, क्या है परमिटिविटी या वैक्यूम, एक नया और आ गया। अब एप्सिलॉन आर क्या है, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, आर से रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है कि एयर के लिए कितना होता है, वाटर के लिए कितना होता है, ग्लास के लिए कितना होता है। एयर के लिए बताएं एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है, वाटर के लिए 80 और 81 होती है, रवि सर पढ़ाए हुए हैं। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू मीका के लिए है ना 6 होती है। कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इसको कुछ लोग कैपिटल के से भी राइट करता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी हुआ। अब म्यू कितना होगा, म्यू वैसे ही म्यू नॉट इंटू म्यू आर। फिर म्यू आर क्या हो जाएगा बाबू, बोलो, रिलेटिव परमिएबिलिटी हो जाएगा। रिलेटिव परमिएबिलिटी भूलना मत कि कौन परमिटिविटी है और कौन सा परमिएबिलिटी है। एप्सिलॉन परमिटिविटी है और म्यू परमिएबिलिटी है। चलिए, तो एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, म्यू की वैल्यू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। देन भी को हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, लाइट की स्पीड किसी मीडियम में, भी कितनी होगी, पुट करो 1/√, एप्सिलॉन कितना है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। पहले एक बार लिख लो, एप्सिलॉन इंटू म्यू, यही लिखे थे ना, इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी 1/√, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ऐसे लिख दो एक साथ। देखो, तो
ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि है ना, लाइट की स्पीड किसी मीडियम में कितनी होती है, आपको इस फॉर्मेट में पूछा है। तो क्या होगा, 1/√ε इंटू म्यू। एप्साइलन की वैल्यू कितनी है, एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर, और म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो ये भी हो गया। दूसरा पॉइंट फिनिश, जल्दी नोट करो, ये दूसरा पॉइंट था। अब लास्ट पॉइंट जो बता रहे हैं, जो कि मुझे पढ़ाना था, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी पढ़ा सकता था, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है ना, तो मैं पता कर रहा हूँ। अभी चीज़ें इतनी आसान नहीं है, बहुत इजी गोइंग हम लोग बता देते हैं, उतनी आसान नहीं है चीज़ें, सब कुछ को अच्छे से बताना पड़ता है। जल्दी नोट करो। अब देखो सी बता रहा हूं, मुझे म्यू की वैल्यू चाहिए इसके टर्म में, ठीक है। तो म्यू इक्वल्स टू कितना है, सी बाई भी, म्यू इक्वल्स टू सी बाई भी ना। तो सी जितना फाइंड किया हूं ये वाला, और भी जितना फाइंड किया हूं डिवाइड कर दूं, सी बाई भी। चलो सी कितना है, 1/√ε0 इंटू म्यू नॉट, अरे बोल बाबू, डिवाइडेड बाई 1/√ε0 इंटू एप्साइलन आर इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ओके, अब देखो ये एप्साइलन नॉट म्यू नॉट रूट में है, ये एप्साइलन नॉट म्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों ऊपर शिफ्ट करेगा ना। अरे इतना बाई इतना इंटू ये ऊपर जाएगा तो कितना आया, म्यू इक्वल्स टू √ε आर इंटू म्यू आर, यही हुआ ना। तो यही मुझे बताना था, इसी के लिए आज हम इतना टाइम लिए। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था। तो किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हुआ, सी बाई भी इक्वल्स टू लेमडा नॉट बाई लेमडा, और तीसरा फॉर्मूला क्या हुआ, √ε आर इंटू म्यू आर, वेयर एप्साइलन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, है ना, और म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। यानी कि हम बोले, है ना, कि एयर के लिए म्यू की वैल्यू कितनी होती है, तो एप्साइलन आर की वैल्यू एयर के लिए अप्रोक्स 1 होती है, और म्यू आर की वैल्यू एयर के लिए अप्रोक्स 1 होती है। तो 1 इंटू 1 रूट कर देंगे, है ना, 1 आ जाएगा। वाटर के लिए निकालना हो तो वाटर के लिए एप्साइलन आर की वैल्यू 80 और 81 होती है, म्यू आर की वैल्यू मुझे याद नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट लेंगे तो म्यू की वैल्यू वाटर के लिए 4/3 आ जाएगी। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग जितने भी मीडिया हैं, जैसे डायमंड है, एयर है, वाटर है, ग्लास है, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। हाँ हाँ करेंगे डिस्कशन, बात की बात है। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, पढ़ाने दीजिए हमको, उस पॉइंट पर हम आएंगे, रुक जाइए, नोट कर लीजिए। तो पहला पॉइंट डेफिनेशन बताया, दूसरा एक्सप्रेशन बताया ना। अब देखिए
एक्सप्रेशन का तीसरा पॉइंट देखिए, अभी हम लोग देखे हैं कि म्यू इक्वल्स टू सी बाई भी इक्वल्स टू लेमडा नॉट बाई लेमडा। यहाँ से भी कितना आ गया, भी आ गया, या छोड़िए नहीं, इतना ही पर देखिए तो यहाँ पर सी तो बाबू कांस्टेंट है ना, लाइट की स्पीड वैक्यूम में है ना, ये तो चेंज नहीं करेगी। और लेमडा नॉट क्या है, लाइट का वेवलेंथ वैक्यूम में है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, या कह सकते हैं कि किसी लाइट की स्पीड किसी मीडियम में म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, डेंसर मीडियम होगा तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा मतलब कंपेयर टू रेयरर मीडियम होगा तो लाइट की स्पीड उसमें फास्ट हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। यहाँ से देखिए म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा, और यू कैन से लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई म्यू। ठीक है, मतलब लाइट की वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू। बात समझ में आ रही है। और म्यू किसके प्रोपोर्शनल है, 1 बाई म्यू किसके प्रोपोर्शनल है, भी के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी हो गया ना। मतलब लेमडा ज़्यादा होगा तो लाइट की स्पीड भी ज़्यादा होगी, है ना। विब गियर में रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो रेड कलर की जो लाइट है उसकी स्पीड जो होगी वो फास्टेस्ट होगी वो किसी मीडियम में। क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है तो उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये पॉइंट को आप लोग देख सकते हैं। अब हम इस पॉइंट को, है ना, बता रहे हैं। मैंने बताया कि लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई म्यू चाहे म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा, यही हुआ ना। इसको एक और इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से तो डायरेक्ट देख सकते हैं म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा या लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई म्यू। इसको एक और इक्वेशन से हम लोग राइट कर सकते हैं जिसको कि कॉच इक्वेशंस बोलते हैं, है ना। जल्दी से देख लीजिए 2 मिनट में। यहाँ पे वाई होता है ना। बताता है कि किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, देखो ये भी बता रहे हैं चूंकि इसी से रिलेटेड है ना, ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर हायर टर्म्स। बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, बस ये इक्वेशन अपने माइंड में रखिए जहां वेयर ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और भी इसमें लंबे लंबे टर्म हैं, है ना। वो सब टर्म को मैं, है ना, हायर टर्म्स को मैं यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर, है ना, म्यू क्या बता रहा है, लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। अभी तो मैं बताया था, ये कोच इक्वेशन से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट इक्वेशन भी पूछता है, इसीलिए मैंने राइट कर दिया। तो म्यू प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1 बाई लेमडा। चलिए आज इतना ही छोड़ दीजिए। कल आइए, कल इसको हम प्रोसीड करते हैं। कल आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि वैक्यूम के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 क्यों नहीं होना चाहिए, है ना, या क्यों होना चाहिए 1। कल हम उस पॉइंट को डील करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। इतना पढ़ करके आइए, कल 1-2 पॉइंट और बताएंगे और कल कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवा देंगे। टाइम है जी आप लोगों के पास है, टाइम है आपके पास, टाइम है जी। अरे बोलिए जल्दी। हाँ तो ठीक है, 5 मिनट की ब्रेक देते हैं, खींचते हैं आज क्लास। होली के बाद आपकी जो क्लास है वो 1.5 घंटे की होने जा रही है। इस पढ़ाई से सिलेबस कंप्लीट होगा। देख रहे हैं ना कितना पढ़ाना है मुझे, बहुत पढ़ाना है। और मैं अपनी क्वालिटी के साथ बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ।
बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ाना है, 1.5 आवर का क्लास हम लेते हैं, तब जाकर के 10 मंथ्स 8 मंथ्स का टाइम लगता है। इतना जिसके पास पेशेंस हो कि जो 1.5 घंटे सीरियसली पढ़ाई कर सके और 8 महीने 9 महीने डेली पढ़े, वही मेरे पास पढ़ पाएगा। जब वो पढ़ करके निकलेगा ना तब ब्लास्ट कर देगा। मेरे जो स्टूडेंट जब बोलते हैं ना, तो स्टूडेंट की नहीं, यहाँ के टीचर की बोलती बंद कर देते हैं, क्योंकि पढ़ाते हैं उस लेवल का, उतना टाइम देते हैं हम। 5 मिनट की ब्रेक देते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं, अभी यहाँ इसको कंप्लीट करेंगे। 5 मिनट हो गए। जितना पढ़ा है उसको ठीक से रिवीजन कीजिए। 5 मिनट पढ़ लीजिए तब तक जितना पढ़ाया है।
अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी हम क्या स्टार्ट किए हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या क्या पढ़ाया? अभी डेफिनेशन बताया, एक्सप्रेशन बताया। एक्सप्रेशन में कितने एक्सप्रेशंस बताया मैंने? पहला बताया म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी इक्वल्स टू लेमडा नॉट बाई लेमडा इक्वल्स टू अंडर रूट एप्साइलन आर इंटू म्यू आर। ओवरऑल यही बताया ना। वो सब जो बीच में पढ़ा है उसको अब छोड़िए, उसकी ज़रूरत नहीं है ना मुझे यहाँ पे, वो तो समझाने के लिए बताए थे। इसको राउंड कीजिए। यही ना बताया, यही 3 एक्सप्रेशन बताए हैं अभी हम आपको, और एक और बताए हैं। हाँ वही ना है, और भी इसमें टर्म है, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए, अभी कल और आज की पढ़ाई में है ना, यही आपको कंक्लूजन निकला है ना। पहला फार्मूला क्या बताया? सी बाई वी। दूसरा बताया लेमडा नॉट बाई लेमडा। इसी को एक्सप्लेन करने में 2 आपको और बताना पड़ा है, उसको भी याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे हम आपको फाइनल नहीं देंगे। अंडर रूट एप्साइलन आर इंटू म्यू आर इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर प्लस हाइयर टर्म्स, यहाँ ए एंड बी कॉन्स्टेंट है। चलिए,
तो एक्सप्रेशन अभी कंप्लीट हो गया आपको, इसको लिख लीजिए, समरी कर लीजिए, ऐसा लिख लीजिए समरी। समरी लिख लीजिए। ना, ये पढ़ना है आपको केवल ऑप्टिक्स में 12 में, तो ऑप्टिक्स अगर 11th में होगा तो वहाँ पढ़ना होगा। नहीं पढ़ाया गया है क्या? जो सब्सक्राइब किए हो अपना यूट्यूब की वीडियो उस पे नहीं है? पढ़ना है, ऑप्टिक्स में ही पढ़ना है, 11th में नहीं पढ़ना है। एकदम दिया होगा, ठीक से देखिए। नहीं दिया होगा तो उसका मिस्टेक है, अब हम क्या करें, नहीं दिया है तो किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको चाहिए तो भी आपको पता होना चाहिए। तो भी तो पता नहीं है, म्यू से ही भी हम लोग फाइंड करेंगे ना। भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी बाई म्यू हो जाएगा ना। अगर आपको किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो उस मीडियम में लाइट की वेवलेंथ चाहिए आपको, ये तो पता नहीं रहेगा तो इसी से ना पता करेंगे। पिछले क्लास में भी बताया भी था कि भी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सी बाई म्यू। लेमडा कितना हो जाएगा, लेमडा नॉट बाई म्यू। अरे दोनों फार्मूला तो एक ही है इससे फाइंड होगा ना। एप्सिलॉन आर का वैल्यू और म्यू आर का वैल्यू हम लोगों को पता रहता है, ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो म्यू फाइंड हो जाएगा ना। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए होता है, मीडियम के लिए होता है। मीडियम के लिए इसलिए होता है कि वैक्यूम में तो लाइट की स्पीड सी होती है, मीडियम में लाइट की स्पीड अगर फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, सी को म्यू से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम कुछ आपको वेरियस मीडिया का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2-4 हम आपको याद करवा दे रहे हैं, है ना। अगला स्टार दीजिए, लिखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट मीडिया। मीडियम क्या होता है, सिंगुलर। मीडिया क्या होता है, प्लूरल। देखिए ऐसा है कि म्यू इक्वल्स टू कितना हुआ, सी बाई भी, तो भी कितना हो गया, सी बाई म्यू। वो बताया गया है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में मैक्सिमम होती है और किसी भी मीडियम में जाएगी लाइट तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो म्यू होगा वो 1 से ग्रेटर होगा ना। म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1। जैसे म्यू की वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो सी बाई 2 हो जाएगी स्पीड। म्यू की वैल्यू अगर हम 3/2 ले लें 1.5 तो सी बाई 1.5 हो जाएगी, सी से कम हुआ। अगर म्यू की वैल्यू लेस देन 1 ले लें, जैसे 1/2 ले लेते हैं, म्यू की वैल्यू मान लो लेस देन 1 है, लेट म्यू इक्वल्स टू 1/2, तो सी भी कितना हो जाएगा, 2c। ये तो लाइट के स्पीड से ज़्यादा आने लगेगा नहीं। दैट्स वाई किसी भी मीडियम के लिए म्यू की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। अब यहीं पर लोग बताता है कि म्यू की वैल्यू वैक्यूम के लिए 1 होती है। देखिए समझिए, यहाँ पर ये हुआ ना, अगर हम वैक्यूम लें तो वैक्यूम में भी कितना होता है, सी के इक्वल। तो वैक्यूम के लिए अगर म्यू 1 ले लें एग्जैक्टली 1 तो कितना हो जाएगा, सी बाई 1 यानी कि सी आ जाएगा ना। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड सी होती है ना, तो म्यू की वैल्यू 1 लेंगे तब ना भी की वैल्यू सी आएगी। बट माय डियर स्टूडेंट, दिस इज माय पॉइंट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ओनली डिफाइंड फॉर ए मीडियम एंड वैक्यूम इज नॉट ए मीडियम।
वैक्यूम इज फ्री स्पेस, कोई मीडियम नहीं होता है। तो जब वैक्यूम मीडियम के लिए जब म्यू डिफाइन है तो वैक्यूम के लिए कैसे बता सकते हैं? तो यहाँ पे लोग म्यू की वैल्यू 1 करके भी को सी के इक्वल कर देता है। भी को सी के इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है। वैक्यूम में तो लाइट की स्पीड सी फिक्स है, उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर मीडियम के लिए डिफाइन होता है और मीडियम के लिए म्यू ग्रेटर देन 1 होता है। वैक्यूम के लिए लोग 1 राइट कर देता है, लेकिन वैक्यूम के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन नहीं है, मीडियम के लिए डिफाइन है। हर डिफिनीशन में देखिए मीडियम लिखा हुआ है, तो फिर बिना मीडियम का आप कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है, तो डिफाइन नहीं है, ऐसे बुक में लिखा रहता है म्यू की वैल्यू 1। कोई आपसे पूछेगा कि वैक्यूम के लिए म्यू की वैल्यू कितनी होती है, तो क्या बोलोगे कि म्यू वैक्यूम के लिए डिफाइन नहीं है। देखिए इसको कट कर रहे हैं हम। आपके बुक में या कहीं भी कोई टीचर पढ़ाते हैं तो म्यू की वैल्यू वैक्यूम के लिए 1 लिखा रहता है, मैं इसको लिख करके कट किया हूँ। म्यू की वैल्यू साफ लिखा हुआ है कि मीडियम के लिए डिफाइन है, इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर वैक्यूम। तो म्यू जब वैक्यूम के लिए डिफाइन ही नहीं है तो फिर उस केस में वैक्यूम के लिए म्यू की वैल्यू 1 कैसे राइट करेंगे? अरे इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना वैक्यूम के लिए लाइट की स्पीड फाइंड करने में। अब देखिए कुछ मीडियम की बात बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखिए। यहाँ पर हुआ कुछ मीडिया, यहाँ पर हुआ म्यू की वैल्यू, और यहाँ पर हुआ स्पीड ऑफ लाइट भी। ये चार्ट याद किए रहिएगा। सबसे पहला है आपका एयर के लिए म्यू की वैल्यू 1.0003 होती है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 1.00 समथिंग होती है। एक चीज़ और देख लीजिए यहीं पर, अगर मीडियम के लिए म्यू ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में क्या हो जाएगा? यहाँ से v इक्वल्स टू सी बाई म्यू, v इक्वल्स टू सी बाई म्यू हुआ ना। तो म्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो v विल बी लेस देन सी। v हमेशा जो होगा वो c से कम होगा। v क्या हो जाएगा? लेस देन c। तो लाइट की स्पीड किसी भी मीडियम में क्या होगी? c से कम होगी। एयर क्या है? मीडियम है, तो एयर में भी लाइट की जो स्पीड होगी वो c से कम होगी। एयर में लाइट की स्पीड c की इक्वल नहीं होती है, c से कम होती है, क्योंकि एयर मीडियम है। लेकिन एयर के लिए म्यू की वैल्यू 1.00 समथिंग होती है, तो कैलकुलेशन करेंगे तो जो आया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आएगा 2.9 समथिंग। तो अप्रोक्स हम लोग इसको c ही मान लेते हैं। इसीलिए वैक्यूम के लिए एंड एयर के लिए दोनों में हम लोग सी ही का यूज करते हैं। लेकिन एयर में एग्जैक्ट सी नहीं होता, सी से स्लाइटली लेस होता है।
तो एयर के लिए म्यू की वैल्यू अप्रोक्स 1 लेंगे, ठीक है। तो भी कितना हो गया, सी बाई म्यू कितना हो जाएगा, सी बाई अप्रोक्स 1, यानी कि अप्रोक्स कितना हो जाएगा सी। तो एयर के लिए ए से एयर में लाइट की स्पीड कितना लिखेंगे, सी के इक्वल लिखेंगे ना जी, अप्रोक्स दूसरा हुआ वाटर। वाटर के लिए म्यू की वैल्यू होती है 4/3। 4/3 बोले तो 1.3। देखिए कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के ड्यूरेशन में ये वाला डेसिमल वाला वैल्यू मत पुट कीजिएगा, लेंदी होने लगता है। आप फ्रैक्शन वाली वैल्यू पुट कीजिएगा, 4/3 पुट कीजिएगा। तो कितनी हो जाएगी बाबू, वाटर में लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी, सी बाई म्यू कितना हो गया, 4/3 कितना हो जाएगा, 3c/4। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो फटाफट आपको कैलकुलेशन करना होगा। जैसे ही वाटर आपको दिखेगा लिख दीजिएगा 3c/4, एयर दिखेगा सी लिख लीजिएगा। थर्ड देखिए, ग्लास। देखिए आगे हम जब पढ़ाएंगे डिस्पर्सन वगैरह तो वहाँ पे बताएंगे। ग्लास की 2 वैरायटी होती है, एक क्राउन ग्लास होता है, दूसरा फ्लिंट ग्लास होता है। तो उसका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यूजुअली अगर कुछ नहीं दिया हो तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 3/2 1.5 लेते हैं। बाद में ग्लास की और वैरायटी का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाद में बताएंगे। तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2 कितना 1.5। तो लाइट की स्पीड ग्लास में कितनी हो जाएगी, c/3/2 कितनी हो गई, 2c/3। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखिए मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट कर रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं राइट किया हूँ ना, तो स्पीड देखिए यहाँ पर क्या करेगा, डिक्रीज कर रहा है। एयर में सबसे ज़्यादा स्पीड, वाटर में उससे कम, ग्लास में उससे कम। ठीक है, यहीं से आपको रेयरर और डेंसर मीडियम भी समझ में आएगा। एक और लिखता हूँ, और आपका हो गया डायमंड। डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 12/5 होती है। कितनी, 12/5। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2.4 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो डायमंड में लाइट की जो स्पीड हुई कितनी हो जाएगी, इसको C को 12/5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 5c/12। तो कम से कम इतना रखिए, ग्लास में हम और वैरायटी बताएंगे। अभी जो 4 मीडिया मैंने बाबू दिया, इसमें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, 1.00 समथिंग होता है, अप्रोक्स 1 लिए हैं। और लाइट की स्पीड मैक्सिमम होता है, मतलब वैक्यूम के बाद पूरे मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा किसमें होती है, एयर में। इससे भी ज़्यादा वैक्यूम में होती है। ठीक है,
तो एयर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का और कम नहीं होता है ना, एयर का तो सबसे कम है और डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एयर क्या हो जाएगा, रेयरेस्ट मीडियम, यही तो पहला दिन पूछ रहा था मैं, रेयरेस्ट मीडियम होगा ना, और डायमंड क्या हो जाएगा, डेंसरेस्ट मीडियम। ठीक है, ग्लास क्या होगा जी, बता सकती हो? अब जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाई पल्ले पड़ रही है। ग्लास क्या होगा? दैन नहीं बोलते हैं बाबू, अपने से ग्रामर मत बनाइए, विथ रेस्पेक्ट टू बोलते हैं। ग्लास इज डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर और वाटर एंड इट इज रेयरर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू डायमंड। वाटर बोलो जी, तुम बोलो वाटर क्या है? वाटर इज रेयरर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर के रेस्पेक्ट में रेयरर मीडियम है। फिर से बोलो, एंड वाटर इज रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास और डायमंड। डायमंड क्या है? डायमंड डेंसरेस्ट क्यों है? क्योंकि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यहां पर लिख लो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है। तो डायमंड में जो स्पीड होगी लाइट की वो क्या हो जाएगी, मिनिमम। ये मैक्सिमम होता है, ये मिनिमम होता है। तो एयर में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो रेयरर और डेंसर मीडियम आप लोग जानते हैं, इसलिए टाइम मत वेस्ट कीजिए। तो एयर क्या हो गया, रेयरेस्ट मीडियम, मीडियम, और डायमंड क्या हो गया, डेंसरेस्ट मीडियम। इधर से इधर आ रहे हैं, यहाँ पर एरो बना करके लिख लीजिए। तो भी क्या हो रहा है, भी डिक्रीज कर रहा है। और ऐसे आ रहे हैं तो म्यू क्या हो रहा है, म्यू इंक्रीज कर रहा है। ऐसे मार दो एरो, म्यू इंक्रीज कर रहा है और भी क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। मारो एरो, यहाँ चार्ट बना है, चार्ट में एरो मारो। अब देखिए, एक पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूं। आप लोगों को पता होगा कि लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट वेवलेंथ। सबका, जैसे ये वाइट लाइट है ना, अगर आप इसको प्रिज्म से पास करेंगे तो प्रिज्म से पास होगा तो इसका डिफरेंट डिविएशन होगा, और डिफरेंट डिविएशन होने के कारण ये जो इसका 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स है वो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ये स्प्लिट हो जाएगा। इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स और उसी के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग किया जाता है कलर्स का। ऐसे जो कलर है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, छोड़िए उस सब बात को। तो कौन कौन सा कलर है बाबू, हाँ, लाइट के 7 कलर्स का नेम बताइए। कुछ मैं आपको और स्पीड के बारे में बताना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ आगे बोलिए। रुकिए 1 मिनट।
हाँ। अब बताइए मुझे आप कि इसमें से लाइट के किस कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और किस कलर का वेवलेंथ मिनिमम होती है, और वॉयलेट की? जैसे वाटर में लाइट पास किया या ग्लास में लाइट पास किया तो वाइट लाइट है। तो फिर हम लोग जो ये लिखे हैं ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये लाइट के किस कलर के लिए लिखा हुआ है? इसमें तो 7 डिफरेंट कलर्स हैं। हम आपको बताएं, नहीं कुछ पता है तो ये जो येलो कलर है ना, इसी को मीन कलर बोला जाता है, मीन। तो जो भी आपको मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स राइट किया है वो किसके लिए है? येलो कलर के लिए है। रेड के लिए अलग होगा। रेड के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 नहीं होगा। वॉयलेट के लिए भी 1. ये येलो के लिए है। येलो को क्या बोलते हैं? मीन कलर। तो इधर से इधर इंक्रीज बढ़ रहे हैं तो लेमडा क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो v इक्वल्स टू न्यू लेमडा, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा हुआ ना, तो स्पीड क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जैसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही देख लिया जाए, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू में भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई म्यू है, म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा तो स्पीड क्या होगा? इंक्रीज करेगा ना। अब मेरी बात समझिए, हम क्या बताना चाह रहे हैं। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मैंने लिखा है किसके लिए? येलो के लिए। यदि येलो कलर को ग्लास से पास करवाएंगे तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी लेंगे? 1.5। लेकिन अगर रेड पास करवाएंगे तो 1.5 नहीं होगा। अरे म्यू तो किसी मीडियम का है ना, क्या होगा? इधर से इधर जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रहा है। तो इसका अगर 1.5 है तो पता चला कि इसका कितना होगा? 1.49। इसका कितना होगा? 1.48। इधर बढ़ेंगे तो बढ़ेगा। तो इसका कितना हो जाएगा ग्रीन के लिए? 1.51। इसका 1.52, उतना नहीं बढ़ता है, थोड़ा बढ़ता है। 1.52, इसका 1.53, इसका 1.54। अब ऐसा समझो, वाटर में और ग्लास में, वाटर में और ग्लास में, वाटर जो है वो रेयर मीडियम हुआ, ग्लास डेंसर मीडियम हुआ। तो ग्लास वाटर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, है भी ज़्यादा। देखिए वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है ना स्पीड, और ग्लास में स्पीड कम होगी। तो किस कलर के लिए, है ना, ये किसी भी कलर के लिए जनरल रूल हुआ। अब डिफरेंट कलर्स देने लगेगा तो उसमें हम लोगों को कैलकुलेशन करना होगा। देखिए कोई भी कलर हो, वाटर में लाइट की स्पीड ज़्यादा है और ग्लास में कम है, ठीक है। अब वाटर में पूछेगा कि वॉयलेट, येलो एंड रेड में किस कलर की स्पीड ज़्यादा होगी? वाटर में ही। तो देखिए यहाँ पर स्पीड क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो वाटर मीडियम में अगर रेड लाइट को पास करेंगे तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, उससे कम येलो की होगी। येलो वाला ही निकाले हैं 3c/4, और सबसे कम किसकी होगी? वॉयलेट की होगी। समझ में आई बात? नोट कर लीजिए। यहां पर आकर के ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन दिखाते हैं अब।
चलिए, इतना पढ़ाने पर अब देखिए आपको नीट लेवल का, जेई लेवल का क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन बन सकता है। V1, V2, V3, V4, V5, V6 मैंने 7 स्पीड दिया है लाइट का। किसका कहाँ का स्पीड है ये मेंशन किया हुआ है। V1 है लाइट की, वॉयलेट लाइट की स्पीड है ग्लास में, दिख रहा है। V2 है, ये भी वॉयलेट लाइट की स्पीड है लेकिन ये वाटर में है। V3 है रेड लाइट की स्पीड ग्लास में, और V4 है, ये भी रेड लाइट की स्पीड है, ये किसमें है, वाटर में है, सॉरी वाटर में, इन वाटर। V5 है वॉयलेट लाइट की स्पीड वैक्यूम में, और V6 है रेड लाइट की स्पीड वैक्यूम में। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करना है, जल्दी लिखिए। देखिए टाइम नहीं है। सबसे मैक्सिमम लाइट की स्पीड कहाँ होती है, वैक्यूम में। कितनी होती है, c। उसको म्यू से मतलब है, मैंने पहले ही बोला कि म्यू डिफाइन ही नहीं है वैक्यूम के लिए, तो म्यू से मतलब नहीं है। तो जब म्यू से कोई लेना देना नहीं है लाइट की स्पीड इन वैक्यूम में जो c होती है, तो फिर उसको लेमडा से भी कोई मतलब नहीं है। जब म्यू से इंडिपेंडेंट है c, तो लेमडा से भी इंडिपेंडेंट है, और लेमडा के लिए ही ना कलर बता रहे हैं। तो कोई भी कलर हो विव गियर में, सबके लिए वैक्यूम में तो लाइट की स्पीड c ही होगी ना। मैंने तो मीडियम के लिए बताया था ना। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है वॉयलेट लाइट की स्पीड वैक्यूम में और रेड लाइट की स्पीड वैक्यूम में। लाइट का कोई भी कलर हो, कोई भी वेवलेंथ हो, वैक्यूम में लाइट की स्पीड c ही होती है, वो तो चेंज नहीं ना करेगा। यानी कि V5 और V6 इक्वल होगा। कितना होगा, c होगा एग्जैक्ट, है ना, और ग्रेटर होगा सबसे, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, V5 इक्वल्स टू V5 इक्वल्स टू V6, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप लोग डेंसर और रेयर मीडियम को कंपेयर कर लीजिए। चार्ट ऐसे बनाए हुए हैं। यहाँ पे एक ग्लास है, दूसरा वाटर है। अभी कलर को छोड़िए, तो ग्लास और वाटर में वाटर जो है वो रेयर मीडियम है कंपेयर टू विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो वाटर में तो लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी ना, ये तो कॉमन बात है। तो यानी कि मुझे अब इसके बाद वाटर और ग्लास में वाटर वाला लिखना है। वाटर वाला ज़्यादा होगा ग्लास से, तो वाटर वाला एक यहाँ दिख रहा है और वाटर वाला एक यहाँ भी दिख रहा है ना। तो इसके बाद V2 एंड V4 आएगा, ये कंफर्म हो गया। तो V2 और V4 में कौन लिखें, देखिए ये वॉयलेट के लिए है और ये रेड के लिए है, ठीक है। तो विव गियर में अभी मैंने चार्ट बताया था, फ्लो चार्ट, तो लेमडा बढ़ने से भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो रेड का स्पीड ज़्यादा होगा, वॉयलेट का कम होगा। तो रेड वाला ज़्यादा होगा ना, तो वाटर में रेड कलर वाला स्पीड ज़्यादा होगा, तो कौन आएगा, यही आएगा V4। और वाटर वाला लिखेंगे फिर वॉयलेट, है ना। वॉयलेट कौन है, V2, यह हो गया V2। अब इसके बाद कौन आएगा, ग्लास वाला। ग्लास डेंसर मीडियम है तो कम होगा वाटर के कंपेयर में, वाटर के रिस्पेक्ट में। फिर इसमें भी वही, है ना,
इसमें ग्लास में रेड का ज़्यादा होगा, वॉयलेट का कम होगा और येलो का बीच में होगा। येलो भी दे सकते थे, है ना। तो रेड वाला ज़्यादा होगा ना जी। तो ग्लास वाला रेड वाला कहाँ है? ग्लास वाला रेड वाला यहाँ है, V3 हुआ, V3। और उसके बाद ये बचा ना V1। यही आपका आंसर हो गया। बोलो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे नहीं पढ़ाते तो ये बनता क्वेश्चन। ये लेवल है। 2-3 क्वेश्चंस और करवाएंगे, अब कल करवाएंगे, आज टाइम नहीं है ना। इस पर अब मैंने ख़त्म हो गया है। ये पहला क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया, 2-3 क्वेश्चंस और करवाएंगे। वो क्वेश्चंस करवाएंगे जो फर्स्ट क्लास में हम आए थे, आपको दिए थे, आपसे नहीं सॉल्व हुआ था, अब सॉल्व हो जाएगा। तो ज़्यादा इस पर क्वेश्चंस नहीं बनता है। 1-2 क्वेश्चंस और करवा करके हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उस पर 2-4 क्वेश्चंस बनेगा, तब उसके बाद रिफ्रैक्शन वगैरह को डिफाइन करेंगे, फिर स्नेल्स लॉ बताएंगे, तब क्वेश्चंस बनेगा। टाइम लगता है बाबू, इतना इजीली कुछ नहीं होता। अगर ऐसे नहीं पढ़ाते तो ये सब क्वेश्चंस नहीं बनता। आपके बुक में ये सब इतना डिटेल्स में नहीं दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, नहीं दिया हुआ है। चलिए कल आ जाइए एग्जैक्ट 10 बजे।